नमस्कार शैलेंद्र जी। नमस्कार। स्वागत आपका धरातल में। बहुत अरसे से मन था कि आपसे बात हो पाए, तो बातचीत जी अपन जारी रखते हैं। तो मैं जहां से छोड़ा था ये जी। दिखाना चाहता था जनता को कि देखो एक आम आदमी के पास कितनी भी ताकत होती है और अगर इसका सही से उपयोग करे तो चाहे कितना हो अपना बड़ा। अब यूपीए गवर्नमेंट में गांधी फैमिली से बड़ा कोई नहीं हो सकता था, लेकिन ये बिल्कुल। सब मैं लेके आया सामने। इसी तरह का और उदाहरण दिखाऊं, जब आरटीआई एक्ट आया था तो इस पे बहुत से डाउट किए जा रहे थे और एक साल बाद ये जोधपुर में ही आपके राजस्थान में अशोक गहलोत जी उस समय हमारे कांग्रेस के महासचिव थे और इन्होंने एक सेमिनार आरटीआई पर रखा जिसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत हबीबुल्ला थे जो नेशनल के थे। कई स्टेट के लोग आए थे। उसमें वो जो आईएएस थी आपके जो वहाँ राजस्थान से जिन्होंने एमकेएसएस। हाँ। अरुणा नहीं, रॉय। अरुणा राय जी थी और इनके जो अन्ना हजारे जी के लोग शिष्य थे, कई हम्म, लोग थे, मतलब सब लोग हम्म। और लोग आए थे। तो सबने, खासकर अरुणा राय ने कहा जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थी, उन्होंने कहा कि देखिए कोई जादू की छड़ी नहीं है। पब्लिक भी थी वहां पे, सबने कहा कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो क्या कोई जादू की छड़ी नहीं है जो इसको घुमाते ही हो जाएगा, टाइम लगेगा, ये सब उन्होंने अपना कहा। फिर वजाहत हबीबुल्ला साहब ने कहा, जो नेशनल थे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि आप हमारा समय बर्बाद होता है पब्लिक को सूचनाएं देने में, इकट्ठा करने में। पब्लिक अब तमाम 10-10 साल का, 20-20 साल का रिकॉर्ड मांग रहे हैं लोग और पूरा जो सरकारी डिपार्टमेंट उसको इकट्ठा करने में समय बर्बाद कर रहा है। तो एक तरह से नेगेटिव इन लोगों ने रखा। हम्म। तो मैं अशोक गहलोत जी को कहा था कि सर, इन लोग जब बोल लेंगे तो लास्ट में हमको 2 मिनट दे दीजिएगा हाँ, ताकि इनका जवाब मैं दे सकूं। सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं जब 5 मिनट के लिए गया डैश पे तो मैंने कहा, पहला लाइन कहा कि मैं यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमीशन के मेंबर थी मिस अरुणा राय जी, उनके बात से भी सहमत नहीं हूँ कि जादू छड़ी नहीं है। वजह था साहब जो कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र को समय बर्बाद हो रहा है, उनसे भी सहमत नहीं हूँ और समय का दुरुपयोग हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है, लोग पैसा उगाही कर रहे हैं, हम धमका के और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि एक सिंपल बात मैं कहता हूं कि देखिए मैं उत्तर प्रदेश में काम करता हूं, मुलायम सिंह जी की सरकार है जिनके खिलाफ मैं छोड़ के आया हूं और उस गवर्नमेंट में मैं सूचना, हाँ, अन्ना हजारे की तरफ से ये रखा गया कि मैं 30 जनवरी को गांधी जी का जो एसोसिनेशन डे था उस पे मैं दिल्ली में राजघाट पे उस जाड़े में हाँ। आमरण अनशन करूंगा, हम्म। ये भी रखा था। तो मैंने कहा कि देखिए आपको इतना बड़ा नाम है, आपको आमरण अनशन करना पड़ रहा है जिस काम के लिए कि आपके यहाँ सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं हो रहे हैं। सही है। और मेरे यहाँ भी सेम कंडीशन थी, मैं कुछ आमरण अनशन नहीं किया, किसी से बवाल नहीं किया, मैंने एक सिंपल आरटीआई लगाया और मुख्यमंत्री कार्यालय से पूछा जिसकी जिम्मेदारी थी नियुक्त करने के लिए कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स की आपने, हमको वो प्रोसीडिंग्स की मीटिंग दीजिए, आपने नियुक्त करने के लिए क्या क्या किया। 2 महीने के अंदर मैं वहां 4 मुख्य सूचना आयुक्त अभी 3 दिन पहले नियुक्त करा के ला रहा हूँ, हाँ। क्योंकि इन लोग फंसा दिया। तो ये हम्म। मैंने देखा, पब्लिक, हजार पब्लिक कम से कम बैठी रहोगी, तुरंत तालियां बजने लगी। अब इन लोग का मुंह छोटा हुआ। फिर हमने अरुणा राय जी से कहा, हम्म। क्या ये जादू छड़ी है कि नहीं है? आप लोग का इतना बड़ा नाम, धरना प्रदर्शन में आप लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, अरे इसको पब्लिक को समझाइए कि नहीं है ये एक्ट। उस समय तक तो नहीं, वाड्रा का यही नहीं बात था। चैलेंज है अभी आपने जो पकड़ी, क्योंकि हम्म, ये इस पूरे सिस्टम को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, इतने जी पब्लिक जी। मूवमेंट चलाए हैं। तो इसीलिए मैं जब कहती हूँ कि एक संगठनों की जो संरचना है ना, मतलब सामाजिक संगठन जो है, इनकी इनका भी जो गठन है ना, ये भी भ्रष्टाचार के उसी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये देखिए उसमें मुझे क्या, मैं कहता हूँ एक धन की कामना होती है, एक यश की कामना होती है, दोनों कामना बहुत बुरी है। सही तो है। इन लोगों को नाम चाहिए, धरना प्रदर्शन इसलिए करते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। और मैंने इन लोग से और कहा, समाधान, अक्सर समाधान नहीं चाहिए इनको, ना ना परमानेंट ना, समाधान हो गया तो काम खत्म इनका काम खत्म हो जाता है, ना। बिल्कुल। तो मैंने इतने भिगो भिगो के, जिसको लिटरली कहते हैं जूते मारना, मैं शब्द वाह। नहीं यूज करना चाहता था, लेकिन मैंने वहां दिखाया कि आप लोग सब लोग पब्लिक को खाली गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय अशोक गहलोत जी पॉलिटिकल चूंकि पार्टी के थे और सब तो ऑर्गेनाइजेशन के थे, सिविल ऑर्गेनाइजेशन के,
उन्होंने तुरंत मंच से कहा कि आज शैलेन के सम्मान में हम लोग रात्रि भोज करेंगे, अच्छा। कि पहली बार किसी पॉलिटिकल आदमी ने इन लोगों को जवाब दिया। वो इस बात से प्रसन्न थे। सही तो है। हमने और कहा कि देखिए, अमेरिका में मैंने देखा, आप जब आरटीआई की बात जी, कर रहे हैं, उससे एकदम से मुझे जी, ध्यान, और बहुत सालों से मेरे मन में बात है, पर मुझे नहीं पता कि मुझे किससे करनी चाहिए ये बात, क्योंकि इससे क्या आगे का रास्ता निकलेगा क्या। तो आरटीआई के जो एक अपना गठन है, ये एक अधिकार है, और आप एप्लीकेशन लगाते हैं और पूछते हैं, और उसमें अनुच्छेद 4 भी है जिसमें कि स्वतः आपको रिवील करना है। तो ऐसा मैंने अमेरिका में देखा कि एक सनशाइन लॉ का कॉन्सेप्ट है वहां पर यह है कि जब कोई भी नीति या कोई कानून बनता है तो उसमें ये निहित होता है, उसमें लिखित में ये दर्ज होता है कि इसकी जो भी कार्रवाई होगी, इसकी जो भी इससे संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी, जो गतिविधियां होंगी, वो रिवील करने की व्यवस्था उस एक्ट का हिस्सा है, जिसको कि वो सनशाइन लॉ, इसका एक बहुत बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो मेरे यहाँ भी है। आरटीआई के सेक्शन 3(4) में क्या कहा गया है, जी। मैंने वजाहत हबीबुल्ला साहब से यही कहा कि हम्म। हमने कहा, आपने कहा कि समय बर्बाद हो रहा है, हमने कहा जब एक्ट बना था तो उसमें लिखा था शीघ्र से शीघ्र, हम्म। और वो साल भर के अंदर ही था। हम्म। और आप सबको अपना पूरा फुल ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल, आपकी पत्रावलियां, आपको सब कुछ लाना है वेबसाइट पे। अगर ये वेबसाइट पे होता तो जनता आपसे मांगती क्यों, निकाल लेती। आपने तो खुद अपना सर पे बवाल लिया है, आपको तो छिपाना है। तो सही कृपया बात। इस तरह की गुमराह करने वाली बातें आप लोग न करें, अपना काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और उसी का नतीजा फिर मैंने लोग जो टीआईएल क्यों किया ई गवर्नेंस पे, कि ये सब आप लोग टाइम से अपलोड करिए आप लोग। बिल्कुल और सही। वो किया, मैंने करवाया इन लोगों को, ये सब हम्म। टीआईएल मेरी रखी हुई है। हम्म। तो आदमी को, इंसान को पता होना चाहिए कि कहाँ से हमको किस चूड़ी को दबाना है और बिल्कुल कहाँ रिजल्ट आएगा। सही है। और भाई अब इसका आप इस्तेमाल सोचिए कि मीडिया में इस हाँ, तरह से होने लगा कि जिन संगठनों में मैंने भी काम किया, कि आरटीआई की एक पूरी सेल बनने लगी मीडिया संस्थानों में भी, कि और ये ट्रेनिंग दी गई पत्रकारों को भी, कैसे आप आरटीआई का इस्तेमाल वैसे सोर्सेज से जो आप नहीं निकाल पाते, वो आरटीआई के माध्यम से सहज तौर पर आप कैसे निकाल लेंगे। तो आरटीआई तो बहुत बिल्कुल। बड़ा टूल था। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब मैं कांग्रेस में बैठ के काम करता था तो मेरे पास 2 स्टेनो परमानेंट बैठ के दिन भर एप्लीकेशन टाइप करते थे, और पब्लिक को मालूम होता वहां चलेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। 5 लाख लोगों का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया था जो 10-10 रुपया हर, मतलब हर महीना देते थे। और इस पैसे से मैं नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों को दौड़ाता था। तहलका मैगजीन में मेरा ये डिटेल छपा था। अच्छा। मैं पब्लिक को कहता था कहीं आपको नहीं जाना, घर बैठिए। हम्म। उन्हीं के गांव से एक लड़के को तैयार कर देता था, वो सबका एप्लीकेशन लिखता था। सबको लिखने भी नहीं आता था, तब शुरुआत थी। सही है, सही है। वो एप्लीकेशन लिखता था, वही अपनी मोटरसाइकिल से, वो एक सेक्टर ऑफिसर होता था, वो मोटरसाइकिल से पूरा सबका कलेक्ट कर लेता था, घूम के एप्लीकेशन लेके आता था हमारे तहसील ब्लॉक पे जहां जरूरत हो या जिले पे, और उनको फिर फाइल करा के आरटीआई के तहत, और फिर रिजल्ट आते थे। इसका एक उदाहरण दिखाएं। एक व्यक्ति, उस समय मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी, सूखा राहत चेक दिया गया। हम्म। आपको याद होगा एक समय मीडिया बड़ा हल्ला मचा था कि 10.5 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया का चेक मिलता है, वो भी चेक नहीं कैश होता, पैसा नहीं रहता है। मतलब एक मजाक था। सही। हाँ। फसल बीमा के, फसल सुरक्षा के नाम पे जो दिया जाता था, इतना कम अमाउंट था कि कोई लेने नहीं जाता था। हाँ बिल्कुल। तो एक व्यक्ति उसको लेके गया, उसका भी 150-200 का चेक था, बनारस की बात है। हम्म। तो उसका भी चेक बाउंस हो गया। अच्छा। तो लेके आया कैसा, आप बताइए। 150 रुपया भी सरकार के खाते में नहीं है। हाँ। तो मैंने उसमें आरटीआई लगा के पूछ लिया सिंपल डीएम से हम्म। कि चेक बाउंस होना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा किया जाए। हम्म। अब डीएम परेशान। हाँ। लेकिन उन लोगों का था, क्या कर लोगे, हमारा सिस्टम है। हम्म। उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनको ला के मैंने सीधे खड़ा किया यहाँ सूचना आयोग में। हम्म। अंत में डीएम को लिख के देना पड़ा कि हमारे खाते में गवर्नमेंट से पैसा नहीं भेजा गया, मुख्यमंत्री ने अनाउंस कर दिया लेकिन पैसा नहीं आया। तो हमने कहा ठीक है, फिर तो मुख्यमंत्री भी दोषी हो गए। अब सबके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन लिख के दी कि बनारस के थाना कैंट में जहां डीएम ऑफिस था, यहाँ मुकदमा दर्ज किया जाए इनके खिलाफ। अब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बखेड़ा मच गया, मीडिया के लिए एक बड़ा सेंसेशनल न्यूज थी है। अब ऐसे। मैं उसका तरीका भी बता रहा हूँ, जिस प्रकरण को कर रहा था, अब उसका अंतिम रिजल्ट देखिए क्या होता है। गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम दर्ज नहीं करेंगे, बात अच्छा। खत्म हो गई, आप कितना लड़ोगे। हाँ। मैं कोर्ट में गया, सिंपल सीजीएम कोर्ट में, धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत कि आप वाद दाखिल किया कि इनको आदेश दीजिए।
लोकल लेवल पे सीजीएम भी मैनेज हो गए। मैं जो चंदा इकट्ठा करता था हाई कोर्ट तक जाता था ये सब लेके, जो पब्लिक से मनी आती थी। एक सेक्शन उसका रखता था कि ये वहां तक परसू करना है। मैं वहां जाके हाई कोर्ट में रिट कर दिया। हाई कोर्ट ने तुरंत सीजीएम को आदेश दिया दर्ज करने का। सीजीएम मजबूरी है दर्ज करें एफआईआर। एफआईआर दर्ज होने के बाद हुआ भाई इन्वेस्टिगेशन तो हम ही को करनी है। फिर इन लोगों ने दबा दिया। फिर मैंने आरटीआई में कहा कि मैं आपके ऑफिस का इंस्पेक्शन करूंगा, क्या प्रगति हुई इन्वेस्टिगेशन में। फिर इन लोगों ने उठा के ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में भेज दिया। लेकिन अंत में इतना फंसा दिया कि डीएम भाग के मुलायम सिंह के पास गए कि सर ये केवल 4 करोड़ का मामला दे दीजिए, नहीं तो वो आदमी हम लोग को जेल भेज के रहेगा। और कौन वो से साल की 4 बात है शैलेंद्र जी? है, कौन से साल की बात है? ये बात हो गई 2005 ज्वाइन किया था कांग्रेस लास्ट में, 6-7 की बात है। हाँ। 6-7 के बीच में मुलायम सिंह सीएम थे उस समय। हम्म। तो 2007 में तो चुनाव हुआ था, उसके पहले की बात है। अब अच्छा। आप सोचिए कि वो चेक आया, डीएम ने जगह जगह कैंप लगा के और हमसे रिक्वेस्ट किया आप अपने आदमी भेजिए सामने बटाऊंगा। तो ये रिजल्ट आता। मैं केवल छेड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट लाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, आरटीआई समाज के जितने उपयोग किए। हाँ, और आपने जब मैं यही सोच रही थी कि बात करते करते, और बहुत सालों से हम लोग आपकी बातें जो है जहां पर भी सुनाई देती है कोशिश करते हैं कि सुनते हैं, और आपने जो एक ट्रैक नया पकड़ा, और ये आप, मैं सच बताऊं कि ये आपकी बात नहीं है, कि बहुत सारे लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपने अपने, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हम देखते हैं उन सब में कमोबेश यही स्थितियां हैं कि काम करना बहुत आसान नहीं है। कोई सी भी आप इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, अच्छा न्यायपालिका देखिए, राजनीतिक इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, ब्यूरोक्रेसी देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, एकेडमिक्स देख लीजिए, आप कोई बिल्कुल सा भी इंस्टीट्यूशन देख लीजिए, उसमें ये बात तो हम सब समझने लगे हैं कि जड़ों की ओर लौटना जो है वो समाधान है। अब वो जड़ों की ओर लौटना आपके लिए शायद आसान तो नहीं होगा, लेकिन क्योंकि आप गांव की पृष्ठभूमि से आते थे, आपका एक परवरिश उस तरह से हुई थी, तो आपने सोचना शुरू किया कि मेरे लिए आजीविका की क्या बंदोबस्त होगा। उससे पहले एक सवाल उसकी बात करूं, उससे जस्ट पहले, कि आपका बच्चा भी होगा घर में, परिवार में, जो उनका एटीट्यूड या उनका, जब आप इस परिस्थितियों से गुजरते थे या आप एक्टिविज्म में आए, आपने आरटीआई और इस तरह से पब्लिक के बीच में उठना बैठना और ये सब काम करना शुरू किया, उनका रिएक्शन क्या होता था? क्योंकि देखिए वो भी एक भय से, जब पिता उस स्थिति से गुजरता है तो बच्चों पर तो असर आता ही है। बिल्कुल सही आपने कहा। एक नॉर्मल परिवार हम लोग हैं। आप सोचिए कि उसी बच्चे के सामने घर से पुलिस हमको घसीट के ले जा रही, जो हमारे आदेश का पालन करती थी, उस थाने में बंद कर रही जहां के हम इंचार्ज होते थे, उस जेल में बंद कर रही है, उन अपराधियों के साथ में बंद कर रही है जिनको हम जेल भेजते थे। सही है। तो आसान नहीं होता। वो बच्चा छोटा था, उसके बल पे पड़ा। अब तो बड़ा हो गया। अब वो कहता है, हमसे तो नहीं, माँ से कहता है कि मैं इस चीज से उबर नहीं पाया कि हर समय मैं कहीं नहीं जा सकता था, मुझे जान का खतरा होता था, तुम लोग रोक देते थे कि हम लोग को इतना ये है, हम अन्य बच्चों की तरह फ्री होके नहीं घूम सकते थे, ये सब चीजें। तो फर्क तो पड़ता है। घर में लोग डरते हैं। लेकिन मैंने, चूंकि हमारे घर की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, जब गांव में रहती थी, जब रिजाइन किया मैंने, तो लोगों ने पूछा वहां जाके, तमाम मीडिया ने वहां भी गए, कि आपको नहीं लग रहा कि आपका बेटा ने रिजाइन कर दिया, गलत किया? तो कहे नहीं, मेरा बेटा ने जो किया वो ठीक किया, हमें गर्व है उस पर। और हम लोग उस खानदान से हैं जहाँ पे स्वतंत्रता की लड़ाई में हम लोगों ने अपने परिवार के कितनी बार कुर्की देखी है। तो हम लोगों के लिए ये कोई बात नहीं है। वो जो भी करेगा अच्छा करेगा, इतना मुझे विश्वास है। माँ ये कहती होंगी तो आपके हौसला तो 100 गुना। बिल्कुल, तो कह तो रहा हूँ कि हमको, और वही परिवार में होता था। पत्नी सिंपल, हम कोई बहुत बड़े घर की नहीं थी, सब कुछ जी। सिंपल उनका। उन्होंने देखा, उन्होंने चीजों को, हमने समझाया तो समझा कि नहीं, वहां तो और खतरा था, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, कम सही है। से कम यहाँ आप कर रहे हैं। हाँ, सुरक्षा को लेके हमेशा खतरा रहता था, तो मैं लोगों को यही समझाता था, रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसका कौन सा ठिकाना है। हम लोगों को इतना थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और सही। मैंने कहा कि मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि लोग समाज में एक शैलेंद्र का देख रहे हैं कि निकला है, क्या हश्र होगा। ये चिंता हमेशा रहती थी मुझे, कि अगर मैं इसका पॉजिटिव साइड नहीं लेके आया तो कोई फिर हिम्मत नहीं करेगा। अब आपने दूसरा क्वेश्चन जोड़ा कि आप आजीविका के लिए कैसे क्या सोचे, गांव के पृष्ठभूमि के थे। मैं आजीविका के लिए उतना चिंतित नहीं रहता था, इस बात के लिए चिंतित रहता था कि लोगों की आजीविका कैसे हो जाए। खासकर जो गांव का है, कृषि क्षेत्र हमारा भारतवर्ष है कृषि प्रधान।
और आज भी 60% आबादी हमारे 65% गांव में ही है। तो मैं ये चिंतित होता था, सबसे बुरी दशा किसान की होती थी। एक किसान विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में किस तरह अन्न उपजा के लेके घर आता है और दाम नहीं मिलता तो क्या उसका हाल होता है। कैसे कर्ज लेकर कहाँ-कहाँ से वो पूरा आज महँगे उसके फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड खरीदता है, केमिकल वाले जो ये आ रहे हैं। ये जब उस दौरान की जब खबरें छपती थी, उससे आपको ख्याल उपजता था, या आपने जो गांव के लोगों से जब आपकी कोई बातचीत होती थी उससे उपजता था? क्योंकि ये वो दौर था जब हमने भी देखा कि महाराष्ट्र के गांव में, महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाके में फार्मर सुसाइड कर रहे थे, और हाँ, हम लोग बिल्कुल, जब, बिल्कुल। और बहुत जहन पर उस बात का असर होता है जो सेंसिटिव लोग होते हैं कि उम, ये कैसा दौर है हमारा, और हम बिल्कुल, इतने बेबस क्यों हैं? बिल्कुल, मैं उसको पढ़ता भी था और सबसे नज़दीक से पॉलिटिक्स का मेरा अगर पूछा जाए कि 10 साल के राजनीति में आपको सबसे अच्छा क्या मिला? तो मुझे सबसे अच्छा ये मिला कि शायद मैं अन्य चीज़ों में घर-घर नहीं जाता। हाँ, यहाँ वोट माँगने मुझे घर-घर जाना होता था, सही है। क्योंकि सबका वोट की वैल्यू एक है। तो जब घर में घुसता था गरीब से लेके अमीर तक के, तो मैं वो जो देखता था असमानता और जो वो बेबसी देखता था। हमारा चंदौली एनआईसी पर उत्तर प्रदेश में धान के कटोरा के रूप में लिखा हुआ है। हम्म, और हमारे क्षेत्र के किसान धान पैदा करके और कोई खरीदने वाला नहीं होता था। वो सामने दरवाजे पे धान पूरा उनके लदा हुआ है और उसको पलटते रहते थे कि काला ना हो जाए, और अंत में वो बेकार हो जाता था। ओह, कोई खरीदने वाला नहीं। तो वो चीज़ देख के मुझे लगता था कि काम करना है। अब सबसे बड़ी चिंता थी, मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया कि मुझे जो राजनीति से सीखना था वो सीख लिया मैंने। सही है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। और मैं वहाँ से बाहर आया। 2012 के बाद से 14 में मैंने थोड़ा-सा मोदी जी का वॉर रूम देखा। लेकिन उसके वो भी थोड़ी-सी एक इंटरेस्टिंग बता दूँ, 2013 में जब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, ई गवर्नेंस की फाइल हमने जो पीआईएल किया था उस संदर्भ में हुई थी। अच्छा, और वो देख के वो बड़े परेशान थे, मतलब कहाँ मुलाकात आश्चर्यचकित। हुई आपकी? गुजरात? वो सीएम थे, हाँ, गुजरात सीएम थे। गुजरात। 2013 फरवरी की बात है और जी। फिर अप्रैल में मुलाकात हुई। जी। तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र, तुम अकेले कैसे लड़ते हो, माफिया से लड़ रहे हो, मुलायम जैसे मुख्यमंत्री से लड़ रहे हो, और उसके बावजूद तुम पॉजिटिव बन के और गाँव ये ई गवर्नेंस पे काम तुम कर रहे हो और गाँव-गाँव लोगों के लिए। तुम्हारी सोच क्या है? हम तो सलाम करते तुम्हें, ऐसे ही कहा उन्होंने। अच्छा। मैंने हाँ, और सबसे पहला पॉलिटिशियन जिन्होंने मुझसे, पहला क्या इकलौता, उन्होंने पूछा कि शैलेंद्र, तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलता है ये बताओ। हाँ, अब मेरे आँख में आँसू आ गए थे, उनको जवाब नहीं दे पाया था। सही है। खैर, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात उसमें उन्होंने कही कि शैलेंद्र, मैं अकेला मुख्यमंत्री हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में सब लोग इकोनॉमिक पैकेज की माँग करते हैं और मैं केवल कहता हूँ कि सैटेलाइट पे हमको ट्रांसपोंडर पे बैंडविड्थ दिया जाए जिससे हम ब्रॉडबैंड गाँव-गाँव ले जाएँ। वाह। तुम जिस पीआईएल से लड़ के काम कर रहे हो, मैंने इसको देखो 2 साल पहले अपने गाँव में कर दिया है, गुजरात के। वाह। और तुम इसको अकेले लड़ के वहाँ कराना चाहते हो, लेकिन सरकारें तुम्हारे विपरीत है, नहीं हो पा रही हैं। सही है। तुम मेरे साथ आओ। तो उस समय फिर उनके साथ गया, फिर उनका वॉर रूम बहुत। 2014 में देखा। हम्म, 14 में वॉर रूम बनारस का मैंने ही देखा सब। हाँ, और सब कुछ देख ओख के उसके बाद फिर इन लोगों ने मुझे मतलब उस बीजेपी का। हिस्टोरिक, राजनीति में एक हिस्टोरिक जो मोमेंट्स थे उसके साक्षी भी आप बने। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं 2013 से लेके और हम्म, 14 तक और 15 तक 2 साल, हम्म, 13 से 15 एक्टिवली इन लोग के साथ रहा। इवन वाड्रा वाला केस भी उन्होंने मुझसे देखा और कहा तुम तो कैसे निकाल लिए। बहुत से ब्रीफिंग इनको मैंने दी कि कैसे आपको नेशनल लेवल पे जाना है तो क्या करना है, और वो चीज़ को इन्होंने किया भी। तो 15 में जब ये आए प्राइम मिनिस्टर के रूप में बनारस में, मैं हम्म, प्रदेश कार्य समिति का मेंबर के नाते मैं भी उसमें कोर ग्रुप में इनवाइटेड था मीटिंग में। तो इनके चेहरे पे पहली बार मैंने चिंता देखी। इन्होंने कहा कि भई बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम्म, और ये सितंबर 2015 की बात है। अच्छा। और इन्होंने कहा कि मैंने इसको 1 अप्रैल से मुद्रा धन योजना जो आया है ना, उसको मैंने लॉन्च किया है, जिसमें 50,000 से लेकर एक है, एक 5 लाख का स्लैब है, एक 10 लाख मुद्रा लोन, हाँ। का। मुद्रा लोन, सॉरी, जनधन नहीं, मुद्रा लोन। उसको लॉन्च किया है और इस पे आप लोग काम करिए। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बढ़िया है, 50,000 में तो 1-2 देशी गाय आ जाएँगी और आराम से बैठ के काम कर लेंगे कि हम इससे कृषि क्षेत्र में करते हैं। तो कहा नहीं ठीक है। फिर इन्हीं लोगों ने मुझे, अनिल माधव दवे जी जो बाद में हाँ, हाँ, पर्यावरण मंत्री की डेथ बिल्कुल। हो गई, लेकिन उस समय राज्यसभा मेंबर थे। और अभी तो। मार्च 2016 इंदौर में सुभाष पालेकर जी की
मीटिंग लगवाया इन्होंने। और जिन्होंने वहां जीरो बजट हाँ, खेती वाला जो तो concept वहां वहां पूरा 5 दिन मेरी ट्रेनिंग हुई मार्च 2016 में, एक था। हफ्ते की। फिर उसके बाद आनंदीबेन पटेल जी ने गुजरात में लगवाया, पुरुषोत्तम रूपाला जी भी आए थे कृषि मंत्री के, वहां भी 5 दिन मैंने मीटिंग ली, ट्रेनिंग ली, और उसको आके धीरे धीरे करने लगा। तो उसमें पहली बार देशी गाय के महत्व को समझा मैंने। लेकिन सुभाष पालेकर जी भी इस बात से परेशान थे कि शैलेन, साउथ में तो हमारा काफी फॉलोअर है, नॉर्थ में नहीं हो पा रहा। तो हमने कहा सर मैं क्या बताऊं, मैं करके देखूंगा। तो नॉर्थ में जब आके काम करने लगा, तो जो ये कहते थे बेसिक चीज होता था कि देशी केचुआ, देशी और बैक्टीरिया का घोल जो गाय के गोबर में होता है, उस पर काम करना है, और इनको 24 से 32 डिग्री आइडियल टेम्परेचर चाहिए। तो नॉर्थ इंडिया में 2 महीना गर्मी, 2 महीना जाड़ा, इनसे एक्सट्रीम ऊपर नीचे रहता है, तो ये काम ही नहीं करते थे। तो जब बैक्टीरिया, देशी केचुआ काम नहीं कर रहा है, तो ग्रोथ तो ऐसे ही कम हो जाएगी, उपज कम हो जाएगी। तो मैंने कहा सुभाष पालेकर जी, सर ये बेसिक दिक्कत है, आपके यहाँ इतना वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर का साउथ में, हमारे यहाँ है। सही। फिर धीरे धीरे हमने उसमें और चेंजेस लाए, अलग अलग चीजें मिला के किया, और अब अपने ढंग से अब फाइनली हमने एक सोल्यूशन निकाला कि जिसको नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। वहीं पर अंतर हमको सुभाष पालेकर जी ने बताया कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक खेती का अंतर क्या है। नेचुरल फार्मिंग में जिसको जीरो बजट नाम दिया गया, गवर्नमेंट ने भी अप्लाई किया, मैंने इसको रिकमेंड किया था कि आप लोगों को ये बजट में ये सब गवर्नमेंट लाना चाहिए, और डबल मोदी जी ने डबल इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट था। हाँ, तो वो सब डबल इनकम तो अलग चीज है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग को फिर ले आए लोग बजट में, जीरो बजट के नाम से लिखा भी उसको। नेशनल, हाँ, और नेशनल मिशन फिर इन्होंने नेचुरल फार्मिंग का। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी इन्होंने संकल्प पत्र में आपने डाला है नेचुरल बिल्कुल फार्मिंग को बिल्कुल। बढ़ावा देने के लिए। हाँ। तो ये चीजों पे काम करते करते हम लोगों ने पिछले खासकर 7 साल से मैं बैठ के केवल इसी पे काम कर रहा हूँ। सबसे अब राजनीति से अलग हो गया हूँ, सबसे कोई मतलब नहीं किसी से मुझे। और मैंने जो रिजल्ट देखा कि हम जिस खेत में 1 लाख का अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड या हाइब्रिड बीज या डीजल से सिंचाई उचाई में लगाते थे, वो कॉस्ट मेरी 10 से 20 हजार आ गई था। और ये काम शैलेंद्र जी आपने अपने फार्म पे शुरू किया, या जो फार्मर्स थे नहीं उनके? नहीं, मैंने अपने पहले देखिए प्रयोग में कर रहा था, अच्छा। क्योंकि हम पहले सेटिस्फाइड हो गए। हम्म। तो पालेकर जी की जो चुनौती थी उसको मैंने स्वीकार किया, यहाँ देखा हम्म। कि नॉर्थ में कैसे कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर, तो मल्टी हम्म। लेयर फार्मिंग ये सब कर के हम्म। किया, फिर लो टनल जो पॉली हाउस किया। जी। तो ये सब किया मैंने। पहले किराए की लीज पे जमीन ली मैंने, यहाँ जमीन लखनऊ में नहीं थी मुझे, तो सीतापुर में बगल में है जिला, वहां मैंने लेके किया। फिर वो लीज खत्म हो गई, फिर मैंने अपना 3 एकड़ का एक हम लोग के पास जमीन थी, कई रिलेटिव मिलके उसको लेके हमने फिर स्टार्ट किया, वहीं गौशाला बनाया, अच्छा। और वहीं पर सब कुछ किया, और एक कितनी मॉडल गायों के तैयार साथ किया। कितनी गायों के साथ शुरू हमने किया? शुरुआत 5 गायों से की थी, आज वर्तमान में 190 के आसपास करीब है। सारी देसी गाय हैं? हाँ, सब देशी गाय है, गिर है, साहिवाल है, कुछ थारपारकर है। तो इस तरह से हमने देशी गाय इसलिए क्योंकि हमारे खेती में ही देशी गाय का हाँ, कॉन्सेप्ट है, उनके गोबर में बैक्टीरिया ज्यादा होता है, बिल्कुल। प्लस हम्प होता है, तो उनके दूध में A2 मिल्क जिसको A2 बोलते हैं, मिलती है। तो वो इसलिए देशी गाय। अब खेती का जो हम लोगों ने आधार बनाया, एक देशी गाय पहला, देशी बीज, देशी केचुआ, हम्म। और साथ ही साथ मल्चिंग जो होता है वो नेचुरल मल्चिंग। केचुआ भी पॉली देसी हो? यस, अब आपको बताएं, ये नहीं पता था हमें। अभी आपने हर जगह वर्मी कंपोस्ट देखा है। हाँ। वर्मी कंपोस्ट में एक लाल रंग का छोटा छोटा केचुआ होता है, हम्म। जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर चाहे हाई हो चाहे लो हो वो काम नहीं कर पाता है, मर जाएगा या डॉर्मेंट की स्थिति में रहेगा। हमारा देशी केचुआ जो मोटा मोटा काला काला होता था हम्म। पहले, वो एक्सट्रीम 50 डिग्री टेम्परेचर भी बर्दाश्त करता है हाई, और नीचे भी आ जाए 4 डिग्री 5 डिग्री तब भी काम करता है। ये नेचर तो की खूबसूरती कितनी है ना, कि जो वहां की यस, उस मिट्टी, हवा, पानी में जो पैदा होती है, चाहे वो पौधों की ब्रीड हो या जीव जंतुओं की हो, हाँ वो हाँ, जितना भी एक्सट्रीमिटी जो है, और जो जलवायु का जो पूरा बदलाव का जो संकट है, उससे जूझने में सबसे ज्यादा कारगर फिर वही वेराइटीज होती तो इसीलिए हम लोगों ने इसको नेचुरल फार्मिंग नाम दिया। है। नेचर के साथ करना है, जो हमको नेचर ने दिया है उसी के साथ करना है। तो बैक्टीरिया को आपने खेत में बढ़ा दिया, तो बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन से जो उसके
सेल्स जब डिकम्पोज होते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बन, नाइट्रोजन, हाँ, अन्य जितने भी छोटे मोटे सब चाहिए आपको, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये सब, तो वो सब फास्फोरस, कैल्शियम मिलता है। तो ये खेत में बढ़ जाता है तो ह्यूमस बढ़ गया, अपना कार्बन का अंश बढ़ गया, तो सब कुछ उपजाऊ हो जाता है। और पहले कई लोग मिथ कहते हैं कि 3 से 4 साल लगता है खेत में उपज लेने में, हम लोगों ने 6 महीने के अंदर ले लिया नई मिट्टी में। मैं यही बात कहने वाली थी, बल्कि मैंने नीति आयोग का एक पर्चा पढ़ा, उन्होंने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एक पूरा स्टडी किया, और उसके आउटकम में वो कहते हैं कि सबसे बड़ा लिमिटेशन नेचुरल फार्मिंग का यही है कि एक तो छोटी जो उपज वाले जो खेत हैं, छोटे जो किसान हैं, उन्हीं के लिए एक तो माफिक है, और दूसरा जो है कि कॉस्ट ऑफ लागत उसमें ज्यादा आती है, और ईल्ड जो है, जो प्रोडक्शन जो है, वो कंपैरेटिव टू जो ट्रेडिशनल फार्मिंग अभी तक होती आई है उसके मुकाबले जो नेचुरल फार्मिंग है उसमें ईल्ड जो है, जो उपज है, वो कम है। ऐसा मैंने अभी नीति आयोग के पर्चे में पढ़ा। ये सब गलत सिद्ध किया मैंने, और ऑन रिकॉर्ड है, मेरे फेसबुक पे एक एक चीज डला हुआ है। मैंने नई मिट्टी डाली, उस नई मिट्टी में 6 महीने में हमने जो उपज ली है, उसको न्यूज 18 ने भी कवर किया है, और किसान तक जो आज तक का सहयोगी चैनल है उसने भी कवर किया, और खुद साइंटिस्ट लोग आए हमारे पास, कृषि विभाग के अधिकारी लोग आए, तो आते पहले कहे कि शैलेंद्र जी आपको तो जमीन ठीक करने में 5-7 साल लगा होगा। हमने कहा जब वो आए थे उस समय 2 ही साल हुआ था मुझे स्टार्ट करे हुए। तो मैंने कहा देखिए 17 में किया, अब 19 में आए हैं और उपज देख लीजिए। तो क्या जिप्सम आप 2 साल में रिजल्ट आप दे पाए? 2 साल नहीं, हम तो 6 महीना में ले लेते हैं। 2 साल उस समय तो हो गया था, संयोग था उन्होंने कि 2 साल बाद आए थे, और उपज हमारी उनसे 15 से 20% ज्यादा थी, और समय भी कम लगा था, ये भी था। क्या प्रोडक्ट, क्या किस, वो धान का उस समय दिखाया था मैंने, धान का। फिर हम लोगों ने अभी सब्जी उब्जी का सब प्रयोग किया। अभी जो हमने प्याज, लहसुन ये सब उगाया, टमाटर, ये सब कवर किया लोगों ने, मैगजीन में, हमने फेसबुक पे भी डाला है। तो ये जो उपज है, अभी बताऊं कि मैंने केवल जो करीब 1 एकड़ का अगर बात हम करें, क्योंकि बीघा अलग अलग होता है सब जगह, 1 एकड़ हर जगह बराबर होता है, तो 1 एकड़ खेत से साल में प्रॉफिट अगर सब्जी की बात की जाए तो वो 8 से 10 लाख रुपए है। अब आप सोच सकते हैं। तो ये मॉडल हम लोग को, हाँ, तो इस मॉडल को जो है वो अब फैलाने में और दूसरी जगह अपनाने में वो कहाँ पर अभी अड़चन है, क्यों? हाँ, अब मैं बताऊं कि देखिए अड़चन सबसे बड़ी होती है जगह जगह। हमारा किसान कहता है कि आपने अपने यहाँ कर दिया, वो पता नहीं किस कंडीशन में किया। हाँ, हमारे हमारे बगल में करके दिखाइए। किसान इतना धोखा खाया है कि किसी बात को मानता ही नहीं है, क्योंकि हर आदमी ने ठगा है उसको। सही है। तो वो उसके लिए हम लोग अब प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए बजट की जरूरत होती है। और बजट भी नहीं, हम पब्लिक से, हमने सिंपल कंपनी बनाई है, इक्विटी के रूप में अब हम लोग बात कर रहे हैं। एफपीओ की तरह है, एफपीओ नहीं, सिंपल कंपनी बनाई है मैंने, कोई एफपीओ कोई कुछ नहीं। हमने कहा हम कमाएंगे, टैक्स देंगे आपको, आप लीजिए। सही है, सही है। कोऑपरेटिव और ट्रस्ट समिति में क्या होता है, गवर्नमेंट जब चाहे तब हस्तक्षेप कर देती है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं ये रास्ता ही नहीं छोड़ा हूँ। हमने अपने पूरे कहीं भी सिस्टम में आज तक गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लिया है। अच्छा, और आपने पेटेंट भी कराया है इन सब चीजों का? हाँ, और ये सब अभी उस पे बता रहा हूँ आगे जो इसकी टेक्नोलॉजी है जी। तो ये सब करने में हम लोगों ने केवल अपने पे, हमने कहा गवर्नमेंट का काम जितना मिनिमम हस्तक्षेप हो वो चाहिए हमको। हम प्लेटो का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ये लर्निंग भी थी ना आपकी खुद का, जो कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। दूध का जला। तो गवर्नमेंट का काम केवल सिक्योरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल और एक्सटर्नल पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, ये सब देखे ओके, और इंफ्रास्ट्रक्चर देखे। गवर्नमेंट का काम बिजनेस नहीं है। बिल्कुल सही है। तो मैंने इसलिए अपने पूरे प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट को दूर रखा है। ये किसान पैदा करेगा, खाएगा कौन? पब्लिक खाएगी, कंज्यूमर खाएगा। बेरोजगार प्रोसेस करेगा, बेरोजगार डिलीवर करेगा। इसमें गवर्नमेंट का कहाँ काम है? और टैक्स तो देना ही है, फिर जब आपने कंपनी खोली है उसका जो जायज टैक्स हम कहेंगे आपको टैक्स देंगे, हम अपने आराम से रहेंगे। तो हम इसलिए कहते हैं कि हर काम के लिए लोग गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं। सही है। और गवर्नमेंट में पता चला आप गए वहां पर, आपकी गवर्नमेंट से पट रही तो ठीक है, नहीं पट रही है तो वो आपको अगर एक पैसा दिए तो ऑडिट के नाम पे आपको परेशान शुरू कर दें। मैंने तो उसको नजदीक से देखा है, तो मैंने कहा मैं कोई इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में हमारे
प्लेटफॉर्म पे उत्तर प्रदेश सरकार के जो इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर के.एम. राजू है, वो आए थे, जो योजना आयोग सब में रहे हुए हैं, हाई प्रोफाइल है व्यक्ति। अच्छा। तो सब कुछ देखा, तो हमारे यहाँ अपना ही बिजली पैदा हो रही थी बैल से, अपना खेती, अपना गौशाला, अपना दूध। और ये कोविड के जस्ट 1 महीना पहले आए थे। कोविड तब तक इंडिया में आ चुका था, लॉकडाउन के पहले आए थे। तो उन्होंने कहा, शैलेंद्र जी, आपको तो बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ आपका अपना है। आपकी बिजली है, आपका अपना पानी है, आपका खाना पीना है, आपको तो गवर्नमेंट से नहीं चाहिए। तो हमने कहा, आज हमें नहीं चाहिए और आने वाले समय में किसान को भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। फिर आप लोग सोचिएगा क्या करना है।